अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी प्रोफेशनल्स और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आप जानते हैं कि प्रोफेशनल्स की जब हम डेफिनेशन में जाते हैं और किताबी तारुफ जब हम लेते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हर वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा प्लान बनाया हो कि उसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया हो और इस डिवोशन के साथ उसने काम किया हो कि वो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करता रहे और हर माइलस्टोन के बाद अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता रहे। ये वो लोग होते हैं सोसाइटी के जिन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। और प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन आज की नौजवान नस्ल को यही पैगाम देना चाहती है कि मुआशरे के वो लोग जो पाकिस्तानी अपने हिस्से का एक बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं, यूथ उनसे सीखे, नौजवान नस्ल उनसे सीखे कि उन्होंने अपनी जवानी में क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए और आज अल्लाह ने उन्हें किस मकाम पे पहुंचाया। पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात बहुत कम हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है इस मुल्क पर, इस वतन अजीज पर, कि इन शख्सियात की वजह से इनके कारहाय नुमाया, इनकी समाजी खिदमात, इनकी इल्मी खिदमात और सबसे बढ़कर यह कि इन्होंने इंसानी जज्बे के तहत जो पाकिस्तानियों के लिए और इस मुमलिकत के लिए अपना दिन रात वक्फ किया और इदारे बनाए और लोगों को उसमें समेट कर लोगों को एक एजेंडे पे लेके आए, ये पाकिस्तान की वो रोशन मिसाल हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी और हमेशा इनका तारुफ सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाता है। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं, ये पाकिस्तान की एक ऐसी मुमताज शख्सियत है कि इसका कोई सानी नहीं है। ये बात सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं है, बल्कि ये बात हक़ाइक़ पर मबनी है और पाकिस्तान की मौजूदा तारीख 1947 से लेकर आज 2020 तक के इस पूरे 7 दिहाइयों पर मुश्तमिल इरा को अगर मैं स्टडी करूं और इनकी लाइफ को देखूं तो इनकी लाइफ का दिन रात इंसानी खिदमत के साथ साथ सियासी खिदमत और नौजवानों के लिए वो जिंदा मिसालें इन्होंने कायम की हैं कि आने वाली नस्ल इससे बहुत कुछ सीखेगी। बहुत सारा और बहुत बड़ा तारुफ है, लेकिन अब मैं वक्त और तमहीद को मजीद आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं अब इनका नाम आपके सामने पेश कर रहा हूं और इनका नाम ही एक बहुत बड़ा तारुफ है और लोगों की शनाख्त अब इनका नाम बनता जा रहा है। इनके पास एक एजाजी डिग्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर हाउस में इन्हें उस डिग्री से नवाजा गया और वो है डॉक्टर इन लिटरेचर, यानी पीएचडी की एजाजी डिग्री है। और इस डिग्री के साथ ये जाहिर होता है कि इन्होंने अपनी दिन रात की जो कोशिशें इस पाकिस्तान को सर्व करने के लिए की, तो ये एक बहुत छोटा सा एजाज है। असल एजाज तो यह है कि इन्होंने इंसानियत की खिदमत का जो दर्ज दिया वो फैलता जा रहा है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के बानी और पाकिस्तान में सबसे पहली नौजवानों की तलबा तंजीम के बानी, अंजुमन तलबा इस्लाम के बानी जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब, साबिक विफाकी वजीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह खुश रखे आपको। शुक्रिया। और माशाअल्लाह, ये मेरी जिंदगी का ऐसा पहला तजुर्बा है कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें शामिल करूं, मतलब मेरा दिल चाह रहा था मैं और बोलता रहूं आपके बारे में, लेकिन माशाल्लाह आपका बड़ा एक वसी तजुर्बा होने के साथ साथ एक बड़ा तारुफ है और आज मैं अपनी खुशनसीबी समझ रहा हूं कि मैं आपके साथ मौजूद हूं और इन नौजवानों के लिए आज जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो मिशल राह होगी। इंशाल्लाह मैं नौजवानों के लिए बहुत दुआ गो हूँ क्योंकि अब नौजवानों ने ही इस मुल्क को संभालना है और पाकिस्तान में नौजवानों की माशाल्लाह अक्सरियत है। और अल्लामा इकबाल ने बहुत मुद्दत पहले कहा था, जवानों को पीरों को उस्ताद कर। इन प्रोफेशनल जो यंग लड़के जो हैं उनको इतनी सलाहियत दे दे कि वो हमें गाइड कर सकें। तो हम दुआ गो भी हैं और हर मरहले पर ताउन के लिए तैयार भी हैं। ज़बरदस्त। असल बात यह है हादी साहब के नौजवानों को जो है सही गाइडलाइन चाहिए और आप जैसे लोगों के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो मैं इंटरव्यू का आगाज़ करता हूँ आपसे, जो गुफ्तगू का मरहला है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1947 में आपकी पैदाइश हुई। जी हाँ। और ये एक ऐसा साल है जो पाकिस्तान की तश्कील का साल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जूनागढ़ से आपका ताल्लुक है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जब पाकिस्तान आप पहुँचे तो पैदाइश तो आपकी जूनागढ़ में हुई थी। जूनागढ़ में हुई। तो उस वक्त के इब्तिदाई हालात क्या थे, बचपन आपका कैसा गुजरा, घरेलू माहौल क्या था और ख़ानदान का ताल्लुक किस जगह से था? क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान में इश्क़ मुस्तफ़ा और ये कह लीजिए कि जो पैगाम मुस्तफ़ा है, सीरत नबी का जो पैगाम है, उसको परवान चढ़ाने में तो आप रोज़े अव्वल से ही कोश हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से जब पाकिस्तान यहाँ बना ना 14 अगस्त 1947 को, तो हमारी फैमिली उस वक्त मदीना शरीफ में थी। माशाअल्लाह। मेरा जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है जिस्म की,
तश्कील साख्त वो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में तश्कील पाई। सुभान अल्लाह। और फिर पाकिस्तान बन जाने के बाद नवंबर में बाय शिप जद्दा से जूनागढ़ के पोर्ट पे, वेरावल पोर्ट पे हम आए तो वालदा माजदा को हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरी विलादत हुई। सही। तो बग़ैर हज किए पहले दिन से ही लोगों ने कहा कि हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। माशाल्लाह। बाद में अल्लाह ताला ने फजल किया सही है कि काफ़ी हज करा दिए। फिर पाकिस्तान बनने के बाद जूनागढ़ के बाद हमारा असल टाउन जो था वो जूनागढ़ ही का एक हिस्सा है। मेमनों की बहुत अच्छी बड़ी तादाद कारोबार में बांटवा मेमन की भी है, उस बरादरी से उस ताल्लुक़ है मेरा। उसके बाद कराची आ गए थे। कराची आए तो जहाँ अखबार जंग वाला जो बंस गार्डन का इलाका है, एक छोटे से 1.5 कमरे के फ्लैट में हमारे ख़ानदान की रिहाइश हुई। ख़ानदान बुनियादी तौर पर ताजिरों का था, इंडिया में भी तिजारत करते थे और यह सादत भी अल्लाह ने अता की कि इंडिया से तिजारत करते करते मेरे नाना जान हाजी अब्दुल गनी और उनके भाई हाजी अब्दुल करीम जब वो मदीने शरीफ गए तो सऊदी अरब में उस वक्त तेल ईजाद दरियाफ्त नहीं हुआ था। सही। सोना भी दरियाफ्त, पहाड़ भी दरियाफ्त नहीं हुए थे, बहुत गुरबत थी। तो मस्जिद नबी में बाब मजीदी के बाहर जो यतीम खाना था वो मेरे नाना जान और उनके भाई ने बनाया था। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से अब वो यतीम खाने की ज़मीन जो है वो मस्जिद नबी में हमारे ख़ानदान की तरफ से शामिल है। अच्छा। अब जब भी जाता हूँ उम्रे पर तो वहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ कि यहाँ इमारत थी माशाअल्लाह और यहाँ हमारे नाना जान ने बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद फिर फैमिली यहाँ पाकिस्तान जब आ गई तो तिजारत वगैरह शुरू हुई। मेरी सारी बेसिक सवाल बड़ा होता है कि एजुकेशन तो ओल्ड टाउन खादर की थी। मैंने 5वीं पास किया था मदरसा इस्लामिया नंबर 3 से गुजराती मीडियम में। अच्छा। और किसी ने मेरे वालिद साहब को मशवरा दिया, आजकल औलाद पूछ लेते वाई नॉट, आई एम नॉट रेडी। उस ज़माने में ये नहीं था। उन्होंने किसी ने मशवरा दिया कि अपने इस बेटे को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मुझे उन्होंने जब इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू किया तो 3 क्लासें में नीचे आ गया। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड का फ़र्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहली वहाँ दूसरी क्लास में पढ़ी तो फर्स्ट आया। तो डबल प्रमोशन का उस वक्त रिवाज था, तो मैं 4th क्लास में गया। 4th में फ़र्स्ट आया तो डबल प्रमोशन से 6th में आ गया। 6th में फ़र्स्ट आया तो 8th में चला गया। तो मेरा लॉस तो ख़त्म हो गया। जहन में सवाल आता था कि वालिद साहब ने ऐसा क्यों किया होगा। तो बाद में जब मिनिस्टर की कुर्सी पर 10 अप्रैल 1985 को मैं बैठा हलफ लेने के बाद तो तमाम पूरी टेबल पर लॉ, लेबर, मैन पावर, ओवरसीज पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री की फाइलें और किताबें पढ़ी थी। सही। वो सारी अंग्रेज़ी में थी। फ़ौरन मैंने वालिद साहब के इशारे साहब के दुआ की कि इस दिन के लिए उन्होंने इंग्लिश मीडियम में दाखिल कराया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ज़रा खेल कूद से भी दिलचस्पी थी। सही। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी किया करते थे। सलाउद्दीन सल्लू, वसीम बारी वगैरह सबके साथ। लेकिन एक मरहला आ गया कि क्रिकेट खेलनी है या शमए रिसालत के परवानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अंजुमन तलबा इस्लाम बनानी है। सही। दिल ने कहा कि अब जो है ना एक ऐसे रास्ते पे आ जाया जाए जा कि उस पे पूरी जिंदगी फिर आपने जो है ना माशाल्लाह जा बस वो फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि क्रिकेट खेलने वाले बहुत हैं, हम ये अंजुमन तलबा इस्लाम को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि तलबा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन की। तो ये सबसे पहली जो तश्कील हुई ATI की अंजुमन तलबा इस्लाम की वो 1968 में हुई, 20 जनवरी 1968। अच्छा। और आप उसके पहले बानी सदर? पहले बानी सदर मुझे बनाया गया मुत्तफ़क़ा तौर पर। सही है। हाजी साहब ये वो साल थे, ये पूरी वो दिहाई थी जब कादियानियत और ये मसले बड़े उजागर हुए और इस पर बड़ा मतलब कई मुसलमान, कई आशिक रसूल शहीद हुए, शहादत का रुतबा हासिल किया। हालात भी पाकिस्तान के बड़े ख़राब हुए, लेकिन हम एक नतीजे पे पहुँचे कानूनी तौर पे कि उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया अदालत की जानिब से। थोड़े से चाहता हूँ नौजवानों के लिए, ये जो आज की 90 की दिहाई की पैदाइश है, इनको भी तो पता चले ना उस वक्त क्या हुआ। इस सवाल पूछने पर मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ
कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का कितना जज्बा आपके दिल में है वो रोशन होता है। अंजुमन तलबा इस्लाम के ऑर्गेनाइजर का मोटो यही था, तलबा के क़ुलूब में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा फ़िरोज़ा करना। इसके लिए आगे बढ़े तो देखा कि कादियानी बाहर वालों के इशारे पर इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो 74 में कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर करके गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। जिस दिन ये रेडियो पर 7 सितंबर को ऐलान हुआ उस वक्त मैं पाबंद सलासल था। अच्छा। और कादियानियत के ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में, सिंध में जलसे भी बहुत मैंने किए। सही। और अल्लाह ताला को मंजूर था कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में पाबंद सलासिल होने का मौका मिला। और यकीनन मैं ये नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, मेरे नौजवान बेटों से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ कि आप इसको ये न समझें कि कुछ उलमा ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। उलमा तो 74 की असम्बली में सिर्फ चंद थे। सही है। और में सबसे बड़ा नुमाया नाम अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का था, जिन्होंने करारदाद पेश की थी। सही। तो गालिब अक्सरियत डॉक्टर्स की थी, अच्छा। एडवोकेट्स की थी, ज़राअत पेशा लोगों की थी, प्रोफेशनल्स की थी, ज़मींदारों की थी, वडेरों की थी, लेकिन थे वो दिल में अंदर से मुसलमान। तो उनके सामने जब सारा नक्शा रखा गया तो उन्होंने सब ने, और आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला कि उसने ये जुर्रत की। ये जुर्रत करना कोई आसान काम नहीं था, बाहर का दबाव भी होता है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर जहन में रखें कि ये मुत्तफ़क़ा करारदाद पास करने वालों में उलमा अशरे अशीर थे, बहुत कलील थे। तो पाकिस्तानियों के दिल की ये जज्बात थे, दिल के जज्बात और ईमान का तकाजा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम अक़लियत उनको करार दिया गया। और ज़ाहिर है कि ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और इन साजिशों के लिए असल रुकावट का रोल प्रोफेशनल्स को और यूथ्स को सरअंजाम देना है। आपकी तंजीम के नाम में प्रोफेशनल का भी नाम है, यूथ का भी नाम है। तो इन दोनों से कहूँगा कि अल्लाह ये आपसे काम ले, इसलिए कि मैदान महशर में जब हमें नबी से शफाअत की भीख लेनी होगी, हम उनके पास जाएंगे तो हमने उनके लिए अगर आवाज़ बुलंद की होगी तो हुजूर पहचान जाएंगे कि ये तो वही लोग हैं जो मेरे लिए ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। तो यकीनन आपको इसका बड़ा अजर मिलेगा। अच्छा हाजी साहब, ये जवानी का आपका वो वक्त, वो जज्बा, वो जुनून, और आपने एक समाजी खिदमत, इतने बड़े कॉज के लिए अपनी पूरी लाइफ को आपने वक्फ किया। जवानी में तो लोग ये सोचते हैं कि जी कोई कारोबार में आ जाएं, अपने मुस्तकबिल, आज की नौजवान नस्ल पूरी यूथ करियर के ऊपर फोकस किए हुए होती है, या शादी ब्याह और ये सारे मामलात हों। तो आपके ऊपर भी गालिबन ये सारे मामलात तो गुजरे हैं। आप इन सारी चीज़ों से कैसे आपने मैनेज किया कि आपकी समाजी खिदमत भी जारी रहीं और लाइफ की बुनियादी चीज़ें भी होती रहें? समाजी खिदमत तो दरअसल अगर किसी और वक्त इंटरव्यू होगा तो करेंगे कि ये मेमन जो कारोबारी लोग हैं ना, ये तकरीबन 700 पहले लोहाना, 700 साल पहले, अच्छा, हिंदू थे लोहाना कबीले के। ठीक है। गौस पाक की एक औलाद इस खित्ते में आई, उन्होंने तबलीग की, ये मुतासिर हुए, सवाल जवाब का वक्फा हुआ और इसके बाद उनके कहने पर मेमन मुसलमान हो गए। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने 3 अपनी ख्वाहिशात का उनके सामने इज़हार रखा। सही। हम बेसिकली उन्होंने कहा कारोबारी लोग हैं, दुआ करें कि कारोबार हमारे नस्ल दर नस्ल जारी रहे। अच्छा। दूसरा उन्होंने कहा हम जहाँ जाते हैं तो कोई यतीम खाना, कोई सराय, कोई ऐसी चीज़ वेलफेयर की, स्कूल, हम हॉस्पिटल बना लेते हैं, तो दुआ करें कि हम आइंदा मुसलमान बनकर भी ये काम जारी रखें। सही। और तीसरा ये था कि अल्लाह ताला ने हमें निस्बतन थोड़ा हुस्न दिया है, आप ये दुआ फरमाएं अल्लाह के नेक बंदे हैं कि हुस्न हमारी नस्ल में जारी रहे। उन्होंने तीनों के लिए दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के बाद भी ये जो भी अच्छाई के काम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं और इंशाअल्लाह जारी रहेंगी। इसीलिए और लोगों की बनिस्बत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के यौम मनाने में मेमन बहुत ज़्यादा आगे होते हैं
इसमें खुसूसी बात यह है रिसर्च करने की बात कि जो पहला कबीला मुसलमान हुआ उनके हिंदुआना नाम क्या थे, मुसलमान उनको किया तो मुसलमान का नाम क्या रखा, उनका कास्ट या सरनेम पहले क्या थी, जैसे अडवाणी वगैरह। तो आप जैसे मेमनों में पोलानी और खानानी और सब देखते हैं ना हम लोग, तो वो कौन सी थी उनकी, उनमें से कौन सी आज तक कंटिन्यू हैं और कौन सी तब्दील हो गई, वो तमाम डिटेल्स पहली मर्तबा मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में जब मैं गया हुआ था तो एक किताब मुझे आर्नल्ड ने जो इस्लाम के ग्रोथ के लिए लिखी थी वो मुझे पढ़ने के लिए दी गई, मैंने फिर उसकी कॉपी भी हासिल कर ली। तो मतलब यह कि ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए अब सोचना यह था मुझे कि मैं सिर्फ कारोबार करूं, समाजी काम भी करूं। तो इसलिए फिर हमारा काम बुनियादी तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान में था। उसका एक बड़ा शहर चिटागोंग था, एक ज़िला मेमन सिंह था, डिस्ट्रिक्ट है वो। तो मेमन सिंह सिख नाम पर है, मेमन सिंह, मेमन नहीं, MYMEN। तो बहरहाल वहाँ कारोबार के लिए मुझे जाने का एक्सपीरियंस हुआ और मैंने अंदाज़ा लगाया कि कारोबार आदमी करे तो जो फ़ायदा हो, बचत हो, उससे ये गरीब, यतीम, मिस्कीन की भलाई के लिए कोई काम करे, वो उसमें फिर तरक्की का, तो फिर तरक्की बनते बनते फिर ये काम जो है वो सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा आ गया। इसलिए सोशल वर्क में जो दिली सुकून आपको मिलता है वो किसी और सब्जेक्ट पे आपको नहीं मिलता। सही है। कौमी असम्बली के आप मेंबर बने और सियासत का तो आपने, मैं समझता हूँ कि ATI और उससे पहले से ही समाजी खिदमत के साथ साथ जिस जज्बे के तहत आप मैदान में उतरे, इतना बड़ा कॉज नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन, और फिर यही चीज़ जो है कौमी असम्बली के ऐवानों तक और दीगर ऐवानों तक भी आपको लेकर गई। तो आपको क्या लगा वहाँ पर कौमी असम्बली के मेंबर बनने के बाद, वो पहले आपके तासुरात, जज्बात क्या थे? और आज के नौजवान ही समझते हैं कि कौमी असम्बली का मेंबर बनना, यानी एक ऐसी खबरों ने, हमारे मीडिया ने एक ऐसा कह लें कि एम्बियंस बना दिया है कि लोग समझते हैं सिर्फ करप्ट लोग ही पहुंच सकते हैं, पैसे वाले ही पहुंच सकते हैं, जागीरदार ही पहुंच सकते हैं। या वो दौर और था या दौर अब बदल गया है, क्या है एक्चुअल? हम समझना चाहते हैं इस चीज़ को। दरअसल दौर तो उमर खान वही है अब भी, सिर्फ इंसान को बहुत ज़्यादा मादा परस्त बना दिया गया है और मादा परस्ती में ज़ाहिर दुनिया के दूसरे मुल्कों का रोल है जो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उनके जो मोरल तकाज़े हैं, एथिक्स हैं, उससे निकाल कर पैसे के पीछे लगा देते हैं। तो ज़ाहिर है कि ऐसी इमेज है पॉलिटिकल लोगों की। पॉलिटिक्स में मेरे आने का दरअसल सबब बने मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए कि 70 में जब उन्हें कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया। ज़ाहिर मेरे पास मोटरसाइकिल की सवारी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया PTCL पर और कहा भाई हनीफ क्या कर रहे हैं, ज़रूरी मशवरा करना है। मैंने कहा मैं अभी आ जाता हूँ। मोटरसाइकिल में बैठे मौलाना के घर चले गए। उन्होंने अपने घर के एक अंदर के कमरे में बिठाया, बाहर वालों को कहा जो भी आया उसको यहाँ बिठाना। मैं हाजी साहब से, मुझे भाई हनीफ कहते थे, भाई हनीफ से मैं ज़रूरी मशवरा कर लूँ। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, हल्का नंबर 7 हो और ज़ैन नूरानी और शाह अहमद नूरानी का मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? मैंने कहा मेरा इतना स्टडी पॉलिटिक्स पे नहीं है, अभी तक तो मैं तालिब इल्म हूँ और आपने कहा तो मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि जिस इलाका बता दे कि हल्का नंबर 7 कौन सा है। तो मेजर इलाका उसमें मेमनों का आता था। अच्छा। तो उनका ये इलाका है ओल्ड टाउन, खारदर, जोड़िया बाज़ार, नानकवाड़ा, शू मार्केट, गार्डन। मेमनों की अक्सरियत थी, पाकिस्तान चौक, बंस रोड, आराम बाग। मैंने कहा इस इलाके में अंजुमन तलबा इस्लाम के यूनिट्स भी हैं और मैं ख़ुद मेमन बरादरी से हूँ, मैं सिर्फ सर्वे करके बता सकता हूँ कि जीतने का किसका इम्कान ज़्यादा है। बोला सर्वे करने के लिए आपकी ड्यूटी मैंने लगा दी है। मैंने सर्वे किया। 3-4 मीटिंगों के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, हुजूर मैं सर्वे कर चुका हूँ, आ सकता हूँ? भाई नहीं आ जाइए। मैं चला गया और उन्होंने फिर बिठाया। मैंने कहा हम नौजवानों का 80 नौजवानों का सर्वे था। अच्छा। अब हमारे जहन में यूथ को मैं कह रहा हूँ, हमारे जहन में 1970 में नौजवानों की क्या अहमियत थी कि इन दैट सर्वे देयर वर 80
यूथ 80% ऑफ पॉपुलेशन वाज कंसीडर्ड ऑन यूथ। ठीक है। तो 80 लोग जो बैठे, सब यूथ बैठे हुए हैं और सब ने मुत्तफ़क़ा राय अपने अपने नंबर पे दी कि इंशाअल्लाह मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब जीत जाएंगे और ज़ैन नूरानी साहब सेकंड भी ना आ सकेंगे। मैंने मौलाना को ये बता दिया। फिर मौलाना ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और ज़ाहिर है कि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट कागज़ पर लिखने के हद तक, साइन करने के हद तक हाजी अब्दुल सलाम थे, क्योंकि वो कारोबारी भी थे और इतना ज़्यादा अवामुल नास में भाग दौड़ का नहीं था उनका मामला। ग्राउंड रियलिटीज़ और ग्राउंड पर जो असल वर्किंग थी वो हाजी ग्राउंड पर अल्लाह ताला ने सारा काम मुझसे लिया। और इसके बाद 75, 77, 85 में 3 मरतबा मैं MNA बना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मिनिस्ट्रीज़ में यूथ को कह रहा हूँ कि जहाँ आप देखते हैं चोर और करप्ट लोग हैं, वहाँ ये भी जहन में रखें कि मेरे पास मिनिस्ट्री लेबर मैन पावर ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी पहली, जिसमें आकर लोग करोड़ हार रुपए उस ज़माने के कमा लेते हैं हराम के। सेकंड मिनिस्ट्री मेरे पास वो थी जिसमें आजकल अरब हार रुपए का घपला हो रहा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और तीसरी थी हाउसिंग एंड वर्क्स, और उसके साथ माहौलियात एनवायरमेंटल अफेयर्स का साथ इजाफी चार्ज था। तो 4 जगह इतनी मिनिस्ट्रियों में रहकर भी आज तक नैब एहतसाब कमीशन, एहतसाब ब्यूरो मेरे पास कोई नहीं आया है, न कोई आएगा। सब ये माँ बाप की तरबियत, मेरे मुर्शिद करीम अल्लामा काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत और एक माहौल जिसमें मैंने ITI से लेकर अब तक तरबियत हासिल की कि हमें कोई काम ऐसा नहीं करना है कि हम पर उंगली उठे। तो अल्लाह ने इज़्ज़त से वो गुजारा और उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप भी आएँ, पाकिस्तान को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, अच्छे यूथ की ज़रूरत है। आप लोग आकर के इस काम को सरअंजाम दें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है। अतराफ़ के लोग बिलखुसूस हिंदुस्तान, कराची में, बलूचिस्तान में सब जगह हंगामे करवा रहा है। अगर आप गुरेज करके पीछे हटकर बैठे रहेंगे तो पाकिस्तान ने हम पर, आप पर जो एहसान किया है उस काम कर्ज कैसे चुकाएंगे। सही। हाजी साहब, मैं चाहूँगा एक बड़ा अहम सवाल, और वो सवाल ये कि इस वक्त नौजवान जो है वो इंतहाई कंफ्यूज है। और वो कंफ्यूज इसलिए है कि अगर वो टीवी खोलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब सियासी माहौल बिगड़ चुका है, महंगाई, बेरोज़गारी और कोई अच्छाई की, कोई उसको अच्छे मुस्तकबिल की नवीद कहीं नहीं सुनाई देती। और जो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं वो आजमाए हुए लोग हैं, यानी वो तो नस्ल दर नस्ल एक करप्शन के उनके अंबार खुल चुके हैं। तो एक सिर्फ मैं नौजवान ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम की बात करता हूँ। कौम इस वक्त बुरे तरीके से कंफ्यूज हो चुकी है कि करें तो क्या करें। और जिससे उम्मीद थी 2018 के इलेक्शन के बाद से लेकर आज तक, आवाम ने वो भी देख लिया कि कोई हासिल उसूल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हासिल उसूल तो दूर की बात है, जो मामलात लोगों के पहले थे वो माली मामलात भी लोगों के डिस्टर्ब हो गए। तो ये बताएं, मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, लोगों को इसमें क्या मशवरा देंगे और क्या होने जा रहा है? दुख ये है असल में कि जिन लोगों को माजी में लोगों ने वोट दे दे देकर कौमी असम्बली में पहुँचाया, उन्होंने बजाय आवाम की खिदमत करने के आवाम को लूटना शुरू किया, रिश्वत का बाज़ार बहुत गर्म किया, हर चीज़ में कमीशन लेनी शुरू की और लोगों को लगने लगा कि हमारा जायज़ काम छोटे से छोटा भी इन लोगों से नहीं हो सकता। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसमें और ज़्यादा उन्होंने ज़वाल देखा और नीचे चले गए। अब नौजवान ही नहीं, आपने सही कहा, नौजवान ही नहीं, जब घर में गैस नहीं होगा तो माँ और बच्चियाँ क्या करेंगी। अब घर में सर्विस पे जाने वाला फ़र्द और कारोबार पे जाने वाला बंदा टाइम पे नाश्ता नहीं कर सके तो क्या होगा। और क्या रेट था 2.5 साल पहले डॉलर वर्सेस रुपए का, चीनी का, आटे का, अंडे का, गोश्त का, मुर्गी का, ड्राई फ्रूट का, जनरल फ्रूट का, सब्ज़ी का। मतलब ये तरक्की का दावा करने वालों को कोई शर्म, कोई हया नहीं आती। 10-10, 20-20 स्पोक्स पर्सन बना दिए गए हैं, उनको भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं और बहुत शिद्दत के साथ झूठ बोला जा रहा है। तो अगर नौजवान कंफ्यूज ना हो तो क्या हो। लेकिन जिनसे उम्मीदें हैं
जिनको अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो कंफ्यूज अगर हो गए तो हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि मैं भी तो एक ज़माने में आपकी उम्र का था ना। क्या मैं सोच सकता था कि मैं कराची से काउंसलर बनूंगा? नहीं, लेकिन मैं बना। क्या मैं सोच सकता था कि कराची से मैं MNA बनूंगा? नहीं, मैं नहीं सोच सकता था, मैं बना। क्या मैं ये सोच सकता था कि मैं इतनी मिनिस्ट्रीज़ के फेडरल मिनिस्टर रह करके दयानतदारी के साथ घर पर आ जाऊंगा? मैं नहीं सोच सकता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के नीचे म्यूज़ियम में बना लूँगा, मैं सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। कायद आज़म के मज़ार के गिर्द जो धूल मट्टी उड़ती थी उसको बाकी कायद आज़म बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो को मैं लेकर यहाँ आ जाऊँगा, मैं सोच सकता था? नहीं। क्या मैं सोच सकता था कि अल मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक इदारा बन जाएगा और मुल्क के हर खित्ते हर सूबे में भी है और 22 और मुल्कों में अल मुस्तफ़ा है? क्या मैं सोच सकता था कि अल मुस्तफ़ा 50,000 होंठ कटे बच्चों के फ्री ऑपरेशन कर लेगा? क्या मैं सोच सकता था कि 1 लाख से ज़्यादा मोतिये के, सफ़ेद मोतिये के हम फ्री ऑपरेशन कर लेंगे? नहीं सोच सकते थे। लेकिन हमारा काम यह है कि हम इरादा करें, बाहमी मुशावरत करें, व अमरुहुम शूरा बैनहुम, आपस में मशवरा कर लिया करो। फ़ैज़ा आज़म तो, और जब इरादा कर लो, फ़तवक्कल इलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो। आप इरादा करें, मुशावरत करें, और मुशावरत करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करके करें। आप ही लोग पढ़ते रहते हैं स्कूल में, किताबों में, कॉलेज में, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। रास्ता बन जाएगा, लेकिन मायूसी को अपने करीब न लाओ। कुरान तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। आप इरादा करें, कोशिश करें, काम करें। हम बड़े से बड़ा मंसूबा बना लेते हैं, अल्लाह ताला गैब से इतने वसाइल दे देता है कि जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। हर रात को थोड़ी देर अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि या अल्लाह, ये काम तो तेरी इनायत से, तेरी करम नवाजी से, तेरे नबी के नाम पर चूँकि अल मुस्तफ़ा रखा है, तो इस नाम की बरकत से कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, सब नाम मोहम्मद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नौजवान इस सिलसिले में हिम्मत करेंगे, हौसला पकड़ेंगे। और अल्लामा इकबाल ने आपके लिए कितने साल पहले कहा था, नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो यह मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो बहुत ज़रखेज़ी है, बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान के क्या कहने, माशाल्लाह, कि पाकिस्तान तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों की वजह से, करप्ट लोगों की वजह से, रिश्वत लेने वालों की वजह से, वरना हॉकी का हम आलमी चैम्पियन रहे, क्रिकेट के आलमी चैम्पियन रहे, तो अल्लाह ने क्या क्या नहीं नवाजा है और अब भी अल्लाह इंशाअल्लाह नवाजेगा। अगर आप हौसला पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह और नवाजेगा इंशाअल्लाह। हाजी साहब, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम और आपकी बेइंतहा मसरूफियात। और चंद दिन कबल हमें आपकी सेहत के बारे में मालूम हुआ। हमारी बड़ी आपके लिए हमेशा दुआएं हैं और हम चाहते हैं कि आपका साया, आपका दस्ते शफ़क़त हमेशा पाकिस्तानियों पर कायम व दायम रहे, कम्युनिटी पर कायम व दायम रहे और ये सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहे इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका, नौजवानों का, प्रोफेशनल्स का, यूथ्स का, कि ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए उम्मीद और आसरा यही प्रोफेशनल्स हैं और यही नौजवान हैं। और इस हुकूमत ने तो अलल ऐलान कह दिया कि इलेक्टेड लोग मिनिस्ट्री में कोई काम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत जो काम कर रहा हो तो सवाल ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम ले रहे हैं वो प्रोफेशनल से ले रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स ही को उन्हें इलेक्शन में लड़ाना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को, प्रोफेशनल्स के लोगों को आगे लाना चाहिए, खुसूसन सेनेट में। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आज हमने हाजी हनीफ तैयब साहब से, बल्कि डॉक्टर हाजी हनीफ तैयब साहब से वो गुफ्तगू की जो आपने भी सुनी, और बल्कि मैं तो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं खुद बड़ी मोटिवेशन इनसे लेता रहा हूँ पहले भी, और मैं बहुत ज़्यादा इस इंटरव्यू और सेशन में मोटिवेट हुआ। और इकबाल का मुझे वो कलाम भी, वो मिसरे भी जहन में आ रहे हैं कि औक़ाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, आसमान, बहुत खूब। और
नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये वो बुनियादी मैसेज था इकबाल का जिसको हमने फॉलो करना है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।